नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। छठ का पर्व संपन्न हो गया और इसके साथ ही बिहार में नेता चुनावी रंग में आ गए। आज तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किया। आज ये भी ऐलान हो गया कि राहुल गांधी भी कल से बिहार में कैंपेन शुरू करेंगे। अखिलेश यादव आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने बिहार जाएंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां भी शुरू हुई। प्रशांत किशोर के दो वोटर कार्ड सामने आए, लेकिन ज्यादातर बात हुई महागठबंधन के घोषणा पत्र की, जिसे नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 30,000 रुपये सैलरी, बुजुर्गों को पेंशन, भाई बहन योजना के तहत पैसा, हर परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी जैसे जो वादे प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव कई बार कर चुके हैं, वही वादे घोषणा पत्र में दोहराए गए हैं। लेकिन मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान तेजस्वी का डर भी सामने आया। तेजस्वी ने वोटिंग से पहले बेईमानी के साजिश का इल्जाम लगा दिया, अधिकारियों को गड़बड़ न करने की चेतावनी दे दी। तेजस्वी के डर का सियासी मतलब क्या है? तेजस्वी को सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की है? आज किन किन इलाकों में महागठबंधन के नेताओं को पब्लिक ने दौड़ा दिया? महागठबंधन के वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनसे जनता नाराज है? ओवैसी बिहार के मुसलमानों को क्या समझाने में लगे हैं? इस सब आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव की बात से। आज एक बात क्लियर हो गई कि तेजस्वी ने बिहार में कांग्रेस को पूरी तरह से बैक सीट पर ला दिया है। आज जब तेजस्वी महागठबंधन के घोषणा पत्र का जारी करने के लिए आए, तो मंच पर सहयोगी दलों के नेता तो मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं था। महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें भी तेजस्वी छाए हुए हैं। मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बदलाव, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण। मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा दावा यह है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिन के भीतर सभी परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का कानून बनेगा और 20 महीने के भीतर हर परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। दूसरा बड़ा दावा महिलाओं के लिए है। जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, भाई बहन योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, संविदा कर्मियों को पक्का किया जाएगा, बुजुर्गों को और विधवाओं को जो पेंशन दी जाती है वो हर साल बढ़ेगी, दिव्यांगों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, वक्फ एक्ट को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे तमाम वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो दिन रात काम करके बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे और एक ऐसा बिहार बनाएंगे जिसके बाद नौजवानों को नौकरी की तलाश में घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन ने अपना एजेंडा बता दिया, लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन है ही नहीं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए गड़बड़ी कर रही है, लेकिन इस बार कोई साजिश काम नहीं आएगी। बिहार से एनडीए की विदाई तय है। दायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण? एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। कुछ अधिकारी वीसी करके
2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा, ये तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। हालांकि तेजस्वी ये बात समझते हैं कि वो चाहे कितने बड़े बड़े वादे कर लें, कितने बड़े बड़े ऐलान कर दें, नीतीश कुमार ने जिस तरह का कैंपेन किया है, जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं, उससे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसलिए घोषणा पत्र के अलावा तेजस्वी ने सिर्फ नीतीश की बात की। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति है, क्योंकि बीजेपी नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव के बाद नीतीश को भी किनारे कर दिया जाएगा। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कठपुतली कहा, मुखौटा कहा, तो नीतीश कुमार की तरफ से करारा जवाब आया और बहुत लंबा जवाब आया। नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी सरकार ने बिहार में कितना विकास किया और महागठबंधन का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा क्यों है। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के युवाओं को नौकरी दी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, डबल इंजन की सरकार के दौरान बिहार में उद्योग लग रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत बिहार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के घोषणा पत्र पर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल कुछ लोग युवाओं को गुमराह करने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जबकि 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो युवाओं को कितनी नौकरी मिली, उस वक्त सरकारी खजाने की लूट कैसे हुई, ये बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए जनता को ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, न जनता आएगी। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी तेजस्वी पर अटैक किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेजस्वी ने जिस तरह अमित शाह पर आरोप लगाए, जिस तरह वोटिंग से पहले ही गड़बड़ी की मनगढ़ंत कहानी बना ली, ये सब हार के डर का सबूत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेजस्वी चाहे जितने झूठे वादे कर लें, लेकिन इस बार लालटेन का बुझना तय है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिस तरह मंच पर तेजस्वी छाए हुए थे, उससे साबित हो गया कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन बिखर गया है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी प्रण, क्या प्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रण न राहुल गांधी का प्रण है, तो फिर तो ये तो कमाल है साहब, न महागठबंधन का प्रण है। हम तो एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, एनडीए का कार्यक्रम रिलीज करते हैं। अब मित्रों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शादी करते हैं, कोई भी समुदाय हो, तो घर खानदान देखते हैं ना, इनका अतीत कैसा रहा है, क्या रहा है, सब देखते हैं ना, तभी ना बेटी देते हैं या बहू लाते हैं। तो ये जो प्रण की बात कर रहे हैं, तो आपके पूर्व के प्रण का क्या हाल रहा है, ये तो हम सवाल पूछेंगे ना। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री, क्या हुआ 15 साल में देश जानता है। बिहार जंगल राज के खोखले
बिल्कुल गड्ढे में डूब गया। जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन के घोषणा पत्र को ठगी का नया शिगुफा करार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट के लिए तेजस्वी यादव बिहार को सोने की लंका बनाने का वादा भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन तो लड़ाई में ही नहीं है, मुकाबला जन स्वराज और एनडीए के बीच है। आपने वो कहानी सुनी होगी बूढ़े शेर की। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता है। तो कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो 2500 रुपया दे देंगे सबको। उससे बात नहीं बनी तो कहा कि हर घर में नौकरी दे देंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो 1000 और प्रॉमिस कर दिए हैं। अब 10-15 दिन में अभी जब चुनाव है, इतने ही बीच में तेजस्वी यादव ये भी कहेंगे कि हम पूरा बिहार को सोना का लंका बना देंगे। 100 लोग हमको वोट दीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि करना उनको कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से वोट ले लो, उसके बाद 5 वर्ष देखा जाएगा। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 वर्ष तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कितना आदमी को नौकरी दिए? 3 वर्ष खुद उप मुख्यमंत्री थे, बिहार का कितना विकास कर दिया? बाबूजी चारा चोरी में जेल गए, चारा चोरी का आदमी का छोड़िए, जानवर का चारा ये लोग खा गया, और यहाँ पर अभी बात कर रहा है कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। आज जब तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया तो कई बातें खुलकर सामने आई। एक तो ये कि ग्रैंड अलायंस की तरफ से तेजस्वी यादव सुप्रीम लीडर के रूप में सामने आए। इस बार मंच पर उनके साथ न लालू बैठे थे, न राहुल की परछाई थी। उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। दूसरी बात, तेजस्वी का मुकाबला मेनली नीतीश कुमार से है, पर तेजस्वी नीतीश से सीधी लड़ाई लड़ने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पुतला कहा, ये कहा कि उन्हें अफसर चलाते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जितनी फुर्ती से तेजस्वी की बातों का जवाब दिया, उसने तेजस्वी के नैरेटिव पर पानी फेर दिया। तेजस्वी तो कई दिन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव में फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक एक दिन में 4-4 रैलियां करते हैं। उनको पुतला कहना लोगों के गले से कैसे उतरेगा? तेजस्वी के सामने एक और चैलेंज है, मुस्लिम वोटर को एकमुश्त अपने साथ बनाए रखना। इसीलिए वो बार बार बीजेपी के बढ़ते कंट्रोल का डर दिखाते हैं। अगर ओवैसी और पीके ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई तो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए तेजस्वी ने आज वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो माइनॉरिटीज़ के हकों की पूरी रक्षा की जाएगी, मुसलमानों को उनका वाजिब हक मिलेगा। लेकिन आज बिहार से 2 ऐसी तस्वीरें आई जो तेजस्वी की टेंशन बढ़ा सकती हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवारों को मुस्लिम समाज के वोटर्स ने दौड़ा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कटिहार के बलरामपुर विधानसभा सीट की है। इस सीट पर सीपीआई एमएल के महबूब आलम चुनाव मैदान में हैं। पिछले इलेक्शन में भी महबूब आलम ही जीते थे, लेकिन आज कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर महबूब आलम के साथ कैंपेन करने पहुंचे तो इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने महागठबंधन के नेताओं से कहा, लोग उन्हें 30 साल से वोट दे रहे हैं, फिर भी इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ, एक सड़क तक नहीं बनी, तो अब उन्हें वोट क्यों दें? महबूब आलम और तारिक अनवर ने लोगों को समझाने की कोशिश की। कहा 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है तो वो क्या कर सकते हैं। इस पर लोगों ने कहा जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो उन्हें वोट देना भी बेकार है। 40 साल 25 साल से आप लोग वोट दे रहे हैं, 25 साल से इनको दे रहे हैं, फायदा क्या हम लोग? 40 साल के बाद क्या कह रहे हैं? 3 पीढ़ी तक इनको वोट दे रहे हैं। मेंबर साहब सरकार नहीं है तो आपको वोट दे रहे हैं ना? हमारा दादा दे रहे थे, हम भी दे रहे हैं, हमारा बाप भी दे रहे हैं। कर सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं,
सर एक बात आप ज्यादा बोल रहे थे, हम लोग सही बात सुनिए सर। अब क्या मतलब सुनिए ना भाई, बोलिए हमारे विधायक पंचायत टर्म जीते, जब से एक टर्म में अगर हमारा 10 पंचायत का काम कर देता है, हम समझते विधायक जी मेरा काम किए हैं, आप भी मेरा काम किए हैं। 10 पंचायत में काम नहीं हुआ, कहाँ हुआ काम? सड़क कहाँ, सड़क कहाँ, नहीं नाम की नहीं है, जाने का सवाल नहीं है, यहाँ नाम की नहीं है। आप घेर रहे हैं, क्या करें, घेरेंगे, आज मेरा मौका है, आज ही तो हम कह सकते हैं आपको ना, कल आपके घर में जाकर बोल सकते हैं, जाकर नहीं बोल सकते हैं, आज ही बोल सकते हैं। एमपी साहब, हम लोग को आप जो इनको 77 से आए, एक तो हॉस्पिटल नहीं दे सके हैं, क्या मार के भगाना होगा, ऐसे नहीं होगा। जनता ने जो सवाल किए उनका जवाब तारिक अनवर और महबूब आलम के पास नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। जनता ने जो सवाल किए उसके बारे में तारिक अनवर और महबूब आलम कुछ कह पाते। इससे पहले इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला और ऐसा ही नज़ारा सीतामढ़ी ज़िले की बाजपट्टी विधानसभा सीट में दिखा। बाजपट्टी से आरजेडी के सिटिंग एमएलए मुकेश कुमार यादव को लोगों की गालियां सुननी पड़ी। वोट मांगने पहुंचे मुकेश यादव गाड़ी में थे। वो लोगों से मिलने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते इससे पहले ही लोकल मुसलमानों ने मुकेश यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक महोदय गाड़ी पर ही बैठे रहे। उनके सहयोगी नाराज जनता को मनाने आए, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार विधायक मुकेश कुमार यादव ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। पंचायत के छोटे छोटे कामों में हाथ दिया जाता है इनके माध्यम से। स्कूल के मामले में ये 13 में करवाने वाले ये लोग, 12 में करवाने वाले 2012 में ये है। महागठबंधन के नेताओं को मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से दौड़ा रहे हैं, उस पर एनडीए के नेताओं ने चुटकी ली। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है। अब मुस्लिम भाई ये बात समझ गए हैं, इसीलिए महागठबंधन के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। इस गठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, मुसलमान हम लोग के साथ, ये एक नैरेटिव सेड अनसेड वे में विपक्ष ने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता। केंद्र की सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस थी, बिहार में 15 साल तक राजद की सरकार थी। क्यों है फिर मुसलमानों के हालात ऐसे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग सीने पे तमगे की तरह लगा के नहीं फिरते हैं कि भैया हम लोग मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। प्रशांत किशोर की नज़र भी मुस्लिम वोटर्स पर है। प्रशांत किशोर अपने कैंपेन में मुसलमानों को औलाद का वास्ता देकर समझाते हैं कि इस बार बीजेपी से डरकर महागठबंधन के चक्कर में न फंसें, अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर फैसला करें। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो। जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा, आप जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब बिहार में डेरा डाल दिया है। आज ओवैसी ने 3 रैलियों को एड्रेस किया। ओवैसी का फोकस उन इलाकों में है जहां पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। क्योंकि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन कर ली थी, इसलिए ओवैसी के निशाने पर अब तेजस्वी और आरजेडी हैं। ओवैसी अपनी हर पब्लिक मीटिंग में मुसलमानों को बताते हैं कि महागठबंधन ने 2% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों की सुध तेजस्वी को नहीं आई। ओवैसी बार बार यही कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें भूल जाती है, इसलिए मुसलमानों को अपना हक खुद लेना होगा।
ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है, एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। आप बताइए, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की आबादी है और कितने पूरे पार्टी टिकट देते हैं? क्या हाल बना के रख दिया आपने? सिर्फ हमसे वोट ले लेंगे और उसके बाद हमको लाचार और लावारिस करके छोड़ देंगे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो 6 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक नौजवान को यहां से अपना विधायक बनाकर भेजाइए। ओवैसी की बात से है कि बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर्स का असर करीब 70 सीटों पर निर्णायक होता है। सीमांचल के 4 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर मेजॉरिटी में हैं। किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। इन 4 जिलों में कुल मिलाकर 24 असेंबली सीटें हैं। चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने वाले बताते हैं कि करीब 76% मुसलमानों ने पिछले असेंबली इलेक्शन में RJD वाले गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन AIMIM वाले ग्रैंड सेकुलर फ्रंट को 11% वोट मिल गए थे। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो उन्हें 5 से 6% मुस्लिम वोट मिल जाते हैं। इस साल तेजस्वी के अलायंस ने 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिनमें से 18 RJD से हैं और 10 कांग्रेस से। NDA में JDU ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और चिराग पासवान ने 1 को। इस मामले में प्रशांत किशोर एक बंद मुट्ठी हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तेजस्वी का डर सिर्फ यही है कि अगर पिछली बार की तरह ओवैसी की पार्टी को वोट मिले और प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट मिल गए तो फिर ग्रैंड अलायंस का डब्बा गोल हो जाएगा। इसीलिए अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने मुसलमानों से बड़े बड़े वादे किए हैं और ये भी कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात को सब समझते हैं कि ये कर पाना संभव नहीं होगा। बिहार की सियासत में आज एक और खुलासा हुआ। पता चला कि प्रशांत किशोर के 2 वोटर कार्ड्स हैं। बिहार की करगर विधानसभा सीट से भी प्रशांत किशोर वोटर हैं और पश्चिम बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। दोनों जगह एपिक नंबर भी अलग अलग हैं। जैसे इस बात का खुलासा हुआ तो चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब देने को कहा। अब प्रशांत किशोर जवाब देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों को, विरोधी नेताओं को नैतिकता पर ज्ञान देते हैं और खुद 2 आई कार्ड रखकर घूम रहे हैं। आज उनकी हकीकत सामने आ गई। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उस पे पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब 2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। 2 जगह आपने अपने वोटर आईडीज आपने बना रखे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। और आप तो उन लोगों में से हैं जो जानकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो गई, नहीं किसी को जानकारी, नहीं किसी को पता, बट आप तो दूसरों को समझाने वालों में से हैं। तो इस तरीके से 2 जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है, और जानकारी होते हुए भी इसको आपने सुधार नहीं किया, ये गलत है। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर पर अटैक किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के बाद बंगाल जाएंगे।
वो ममता की मदद से राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर ने बिहार के साथ साथ बंगाल में भी अपना वोट बनवाया हुआ है। माननीय प्रशांत किशोर जी, आखिर राज क्या है? बिहार आपका पैतृक राज्य है, तो यहाँ के मतदाता है, बात समझ में आती है। दिल्ली में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहां आप मतदाता रहते तो बात समझ में आती। लेकिन कोलकाता के कालीघाट में जहां टीएमसी का कार्यालय है, उस पते पर आप का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं, इसलिए कहीं मौका मिले तो बंगाल से ही राज्यसभा चले जाएं? ये गुनाह आपकी सहमति से हुआ है, गुनाहगार आप हैं। इसलिए नजरिया साफ करिए कि टीएमसी कार्यालय से आप मतदाता कैसे बने। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर खूब ढोल पीटा, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम दो बार कैसे आया। अरे भाई, मैं अपने गृह क्षेत्र करघर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं, वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करघर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर किए हैं, तो एसआईआर के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा एसआईआर क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो एपिक नंबर है उसके आधार पर करघर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर की ये बात सही है, अगर उनके 2 वोटर कार्ड हैं तो ये गलती रिवीजन के टाइम सामने क्यों नहीं आई? लेकिन पीके पर ऐसी बातों का कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग तरह की सियासत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर राज्यसभा में जाना चाहते तो जगन मोहन रेड्डी या ममता बनर्जी जैसे लीडर उनको कभी भी भेज देते। अगर वो मंत्री बनना चाहते तो नीतीश कुमार ने उन्हें कब का बना दिया होता। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति परंपरागत तरीकों से अलग है, इसीलिए वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है जो सबको चौंका भी सकता है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज से 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हुआ और पहले ही दिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसका विरोध शुरू हो गया। आज तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के आदेश पर काम कर रहा है। एसआईआर बंगाल में वोटर्स के नाम काटने की बीजेपी की साजिश है। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह कि असम में अगले साल चुनाव होना है, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? अगर वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम निकालना मकसद है तो बंगाल के अलावा जिन राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा लगती है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? इससे चुनाव आयोग की नीयत पर शक पैदा होता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो उसे पूरा होने में 2 बरस लगे थे। अब ये 2 महीने में कैसे पूरा हो जाएगा? अगर बंगाल में एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा तो तृणमूल कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चुनाव आयोग की नाक में दम कर देंगे। जिस उद्देश्य के साथ आप एसआईआर कर रहे हो, आप कह रहे हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो 9 राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कुल मिला के 9 स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है, तो ये जो 8-9 राज्य है, इसमें बंगाल छोड़ के आप कहीं पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हो। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है एसआईआर करने का, वो इलेक्टोरल प्लॉय के हिसाब से अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आपका उद्देश्य सही होता तो आप पहले जिस राज्य से रोहिंग्या आएंगे उस राज्य में एफआईआर करो। बंगाल डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार, क्योंकि बीजेपी का लोग ये नैरेटिव फैलाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बंगाल में है। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू
identify foreigners and deport them. Your objective is to use it as a political tool and ploy. अभिषेक बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कई इल्जाम लगाए। कहा अपने फायदे के लिए ज्ञानेश कुमार बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह के आरोप लगाने के लिए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक्शन की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एसआईआर के नाम पर अभिषेक बैनर्जी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में घुसपैठियों के वोट बनवाए हैं, बंगाल में घुसपैठियों को बसाया है। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से आज, जिस भद्दे तरीके से आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए, लांछन लगाए बिना प्रूफ के, तो मुझे तो लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए और दिल्ली में एक एफआईआर करनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर उनके साथ कुछ होता है उसके लिए अभिषेक बंदोपाध्याय को जिम्मेदार ठहराया जाए। क्योंकि जिस तरीके की धमकी आज अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर को दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया है, वो दर्शाता है कि वो एक गुंडा है। दूसरी तरफ अब वकालत कर रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो रोहिंग्याज है, म्यांमार से जो आए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में लगने के लिए शर्म नहीं आती आपको? आप संविधान पढ़े हैं क्या, समझे है क्या संविधान? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। स्टालिन ने आज अपनी सभी अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग बुलाई। तय किया कि 2 नवंबर को चेन्नई में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली होगी। पूरे तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। महाबलीपुरम की एक पब्लिक मीटिंग में स्टालिन ने कहा, बीजेपी का तमिलनाडु में वोट बेस नहीं है, इसलिए एआईएडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी बैकडोर से चुनाव जीतने का सपना देख रही है, लेकिन वो इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। பட்டியலினத்தவர், சிறுபான்மையினர், பெண்கள், दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर बीजेपी और एआईएडीएमके चुनाव जीतने की तिकड़म लगा रहे हैं। इनके पास जनता का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो उनसे वोट डालने का अधिकार छीनकर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। एसआईआर को रद्द करने और वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए सही प्रक्रिया लागू करने और इसे सही समय पर करवाने की मांग डीएमके ने पहले ही की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी। कानूनी और जनता के बीच जाकर एसआईआर का विरोध करने की ताकत डीएमके के पास है। एसआईआर के ऐलान के बाद मैंने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की। हमने तय किया कि 2 नवंबर को एक रैली के जरिए इसका विरोध किया जाएगा। हमें एसआईआर पर कड़ी नजर रखनी होगी। जो भी असली वोटर है उसका नाम कटना नहीं चाहिए। इस बात को तय करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वोटर लिस्ट को सुधारना है तो उसे रिवाइज तो करना होगा, और ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। इसीलिए ममता बनर्जी हो या एमके स्टालिन, इन्हें एसआईआर का विरोध करने के बजाय उसके प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। इन राजनीतिक दलों के पास अपना दलबल है, मशीनरी है। इस फोर्स का इस्तेमाल ये इंश्योर करने के लिए किया जाना चाहिए कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम कटे नहीं और किसी फर्जी वोटर का नाम जुड़े नहीं। अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी तो पूरा चुनाव साफ सुथरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया। प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू हजारों किसानों को लेकर अमरावती से नागपुर पहुंच गए। किसानों के इस मार्च को एल्गार मार्च का नाम दिया गया है। फिलहाल इस मार्च को नागपुर के बॉर्डर पर रोका गया है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बच्चू कडू ने फडणवीस के घर को घेरने की कॉल दी है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि सरकार किसानों के कर्ज माफी करने का वादा पूरा करे, किसानों के फसलों को नुकसान का मुआवजा दे और फसलों की कीमत एमएसपी से 20% ज्यादा दी जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। बच्चू कडू के इस आंदोलन को विरोधी दल भी सपोर्ट कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के नेता भी मार्च में शामिल हैं। हालांकि सरकार ने किसानों से बात करने का प्रयास किया। देवेंद्र फडणवीस ने बच्चू कडू को बातचीत के लिए मुंबई बुलाया, लेकिन बच्चू कडू ने मुंबई आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का इन्विटेशन उनके आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश है, इसलिए सरकार को जो बात करनी हो किसानों के सामने करें
और इस बार जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक वो लौटने वाली नहीं है। सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को किसान के लिए समय नहीं है। कर्ज मुक्ति की जबान उन्होंने दी थी और 8 महीने से हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने मीटिंग रखी, आज इधर आना कि उधर जाना, इस तरह से गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होते तब तक हम नागपुर छोड़ने वाले नहीं। कर्ज मुक्ति किया है, जो फसल को भाव दिया जाता है, दाम दिया जाता है, वो 20% बोनस करके उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो किसान नेताओं से मिलने के लिए तैयार थे। मीटिंग खुद बच्चू कडू ने कैंसिल की। फडणवीस ने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक पत्र सरकार को भेजा है। किसानों की जो मांगे सरकार मान सकती है उन पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं। रात को करीब 1:30 बजे बच्चू कडू का मैसेज आया कि हम सरकार के साथ चर्चा करने आ रहे थे, पर हमारे कुछ लोग नागपुर में इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर हम मुंबई नहीं आ सकते, इसलिए हमारी मांगों का एक पत्र आपको भेज रहे हैं। इसलिए हमने वो बैठक रद्द कर दी। उनकी मांगों का एक लेटर हमें मिला है। अब उनकी जो मांगे हैं उस पर जो हो सकता है वो हम तुरंत करेंगे। हमने संबंधित विभाग को आदेश दे दिया है। किसानों को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का पूरा हक है। सरकार पर प्रेशर बनाने का भी अधिकार है। सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना भी चाहिए। लेकिन सवाल आंदोलन की टाइमिंग को लेकर है। महाराष्ट्र में जब जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इसी तरह के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण का आंदोलन हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं तो किसानों को सड़क पर लाया गया है। मुझे लगता है किसानों की बात समझनी चाहिए। नेताओं की सियासत का हथियार नहीं बनना चाहिए। हालांकि मुंबई में आज नेताओं के बयानों में नाग नागिन छाए रहे। आज महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को काला नाग बताया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को अजगर बताया। असल में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा कहा था। इसके बाद आज महायुति के नेताओं ने पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के लिए कई बड़े काम किए, इसीलिए ये दोनों नेता उद्धव ठाकरे की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। शिंदे ने कहा कि मुंबई के एनाकोंडा तो उद्धव है जो कोरोना के दौरान मरीजों की खिचड़ी निगल गए, बॉडी बैग का पैसा खा गए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का सियासी अस्तित्व अब खतरे में है, इसलिए बौखलाहट में उद्धव दूसरों को गालियां दे रहे हैं। ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि एनाकोंडा का एक विशेषता यह है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए और इसलिए अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के दरमियान ये हमेशा एक घिसी-पिटी कैसेट उनकी चलती है, ये उसी का पार्ट है। तो लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन है और मुंबई को निगलने वाले कौन है। मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले लोग कौन है। इसलिए उनकी हार जो है वो उनको दिखाई पड़ रही है और इसलिए ऐसे प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बयान से बीजेपी के नेता भी भड़के हुए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अमित शाह का अपमान बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह को कुछ कहने से पहले उद्धव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उद्धव खुद अजगर की तरह हैं। दिन भर अजगर की तरह घर पर सोते हैं और खाते हैं। जब भी उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने मुंबई को खा डाला। बावनकुले ने कहा कि उनको मालूम है कि बीएमसी चुनाव में भी उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके अपनी खींच निकाल रहे हैं। ये मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी
नहीं रखी, वो भी खा ली, शिवसैनिक के हक को भी खा लिया, हिंदुत्व को भी खा डाला है। उद्धव ठाकरे की रैली में वहाँ तो पाकिस्तान के ध्वज, पाकिस्तान के झंडा फहरा रहे थे इनके कार्यकर्ता। तो ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अमित भाई को गलत बोलना, देवेंद्र जी को गलत बोलना, गलिच्छ शब्द में बोलना, इससे वोट थोड़ी बढ़ते हैं। वो अपना एक लीडरशिप प्रूव करने की बात कर, लीडरशिप कहाँ प्रूव होती है? चुनाव में होती है। आने वाले चुनाव में ये घर जाने वाले हैं। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को अजगर कहा तो संजय राउत को गुस्सा आया। उन्होंने कहा बावनकुले को आईना देखना चाहिए, समझ आ जाएगा अजगर कौन है। बावनकुळे उद्धव ठाकरेंना अजगर वैफल्यग्रस्त म्हणताय, आरशात बघा म्हणावं अजगर कोणते कळेल। चला, इंटरेस्टिंग बात है कि आज अबू आजमी ने भी उद्धव ठाकरे को नसीहत दी। अबू आजमी ने कहा कि अमित शाह को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर उद्धव वाकई में मुंबई का भला चाहते हैं तो उन्हें राज ठाकरे के बजाय महाराष्ट्र की सेक्युलर पार्टियों से हाथ मिलाना चाहिए, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी को रोका जा सकता है। सब लोग मिलिए एक साथ में, सब बात करिए अच्छी तरह से, और जो है वो निगलने ना पाए, हम ही लोग निगल लें। हम मुंबई के लोग हैं और इतने सालों से उद्धव जी की पार्टी यहाँ नगर पालिका में रही है, तो अब सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन अब बताइए मुझे आप, कैसे होगा ये? अगर यही लोग इन्हीं पार्टी में शामिल ये कहेंगे कि उत्तर भारतीयों को गाली देंगे, जो बेचारे मजदूर यहाँ आते हैं जिनको मराठी नहीं आती है उनको मराठी बोलने मजबूर करेंगे, और हमारी मस्जिदों के सामने जाकर के लाउड स्पीकर उतारने के लिए वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं तो इस लाइन में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि हम फिर भी मैं चाहूँगा कि जो आए हैं पूरा मुंबई को खाने के लिए, उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होकर के मुंबई को बचाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा क्यों कहा, ये समझना मुश्किल नहीं है। उद्धव ठाकरे तो कई साल से अमित शाह से खार खाए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अमित शाह ने उन्हें बीजेपी शिवसेना अलायंस का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर उनकी पार्टी तोड़ दी, उनकी सरकार गिरा दी, उन्हें पैदल कर दिया। इसीलिए वो अमित शाह को लेकर बार बार कड़वी बातें कहते रहते हैं, जिसकी अमित शाह ने कभी कोई परवाह नहीं की। पर इस बार उद्धव कुछ ज़्यादा ही बोल गए, इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आस्तीन का सांप कहा। लेकिन इस टकराव का अबू आजमी ने पूरा फायदा उठाया। वो कह रहे थे कि अमित शाह को अकेले रोकने की ताकत उद्धव ठाकरे में नहीं है, सबको मिलकर बीजेपी को रोकना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। राज ठाकरे की पार्टी यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ कौन जाएगा? यह इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अब ज्यादा दिन कायम नहीं रह पाएगी। अब दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आज दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल किया गया। आज आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2 बार क्लाउड सीडिंग की। सेस्ना सिविलियन एयरक्राफ्ट के जरिए खेकरा, कुराडी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार और भोजपुर इलाके में 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए। सेकेंड राउंड में मोदी नगर, मयूर विहार और नोएडा में क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स में सिल्वर आयोडाइड और दूसरे केमिकल्स मिले होते हैं। ये केमिकल हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं, जिससे ड्रॉपलेट्स बनती हैं और बारिश होती है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लाउड सीडिंग से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ये सुबह एक ट्रायल की गई थी जो कानपुर से टेक ऑफ हुआ था, और दूसरी ट्रायल अभी की गई जो मेरठ से टेक ऑफ हुआ। इसमें जो आउटर दिल्ली का एरिया है, जिसमें बादली और करोलबाग का नीचे का एरिया और ईस्ट दिल्ली का एरिया, इसके अंदर ये आज क्लाउड सीडिंग की ट्रायल की गई है। उम्मीद की जा रही है कि शाम को जब आईआईटी की रिपोर्ट आएगी उसमें जानकारी मिलेगी कि कहाँ इसमें बरसात करने में कामयाब हुए। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि अब तक जो ये ट्रायल की गई हैं ये 10% नमी, 15% नमी पे
की गई हैं। जो हिस्टोरिकल डेटा है वो 50% नमी पे तो बरसात होती है, लेकिन अगर आईआईटी कानपुर 10-15% या 20% आने वाले दिनों में नमी में इस बरसात को कराने में कामयाब होती है तो ये एक बहुत बड़ी दिल्ली के लिए जीत होगी, हिस्टोरिकल होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर बादल तो रहते हैं, लेकिन 10-15% नमी के जब बादल हों, अगर तब भी ये जो इनका मिश्रण जो इन्होंने बनाया है अगर उससे बरसात हो पाएगी तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा ये एक सोल्यूशन होगा। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी हवा में जहर है। घर घर में लोग खांसी जुकाम से परेशान हैं। लोग पूछते हैं क्या इसीलिए हम टैक्स देते हैं कि खुली हवा में सांस भी न ले सकें। पिछले 3 दिन से मौसम विभाग बारिश की प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं बरसा। मोटी बात है कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, चाहे क्लाउड सीडिंग से हो, आर्टिफिशियल रेन से हो या फिर असली बारिश से। वैसे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यह है कि अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है, क्योंकि मोथा साइक्लोन के कारण दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश के आसार बताए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा समुद्री तूफान अब से थोड़ी देर पहले आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के तट से टकराया है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। जिस समय ये चक्रवात आंध्र के तट से टकराया उस समय उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के लैंडफॉल से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने कोस्टल एरिया से लोगों को निकालकर शेल्टर होम्स तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा तूफान के रास्ते में पड़ने वाले गांवों में लगातार घरों के भीतर रहने के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। तूफान के असर से बचने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति एयरपोर्ट की 52 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने भी 120 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं तूफान के असर से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी 25 टीमों को तैनात किया है और 20 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु और केरल में भी मोथा साइक्लोन के कारण भारी बारिश होगी, ये प्रेडिक्शन है। इसलिए राज्यों में कोस्टल एरियाज के लोगों को ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। इस चक्रवात के कारण दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे 10 राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ गई है और ये किसानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इस वक्त बारिश से फसलों को नुकसान होगा। आज दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक के केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि एसिड अटैक की पूरी कहानी फर्जी है। लड़की और उसके परिवार ने बदला लेने के लिए आरोपियों के खिलाफ एसिड अटैक का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का दावा है कि लड़की ने अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर छिड़ककर जितेंद्र, ईशान और अरमान के खिलाफ एसिड अटैक का झूठा आरोप लगाया। जांच में पता चला कि लड़की ने अपने पिता अकील के कहने पर यह फर्जी कहानी गढ़ी थी। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयानों में कई तरह के गड़बड़ियां मिली। जहां एसिड अटैक होने की बात कही गई, वहां एसिड का कोई सबूत नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह थी कि लड़की ने हमलावरों का नाम, पता, हुलिया और यहां तक कि उनकी बाइक का नंबर तक पुलिस को बता दिया, जबकि आमतौर पर एसिड अटैक में ऐसा होता नहीं है। इसके बाद पुलिस ने एसिड अटैक के आरोपी जितेंद्र की लोकेशन की जांच की तो पता चला कि घटना के वक्त जितेंद्र करोलबाग इलाके में पेंटिंग का काम कर रहा था। उसकी बाइक वहीं के एक स्टैंड में खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से भी इस बात की तस्दीक हुई। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता ही चला कि जितेंद्र की वाइफ ने 2 दिन पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके एसिड अटैक होने का दावा करने वाली लड़की के फादर अकील पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद ही अकील ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर जितेंद्र को फंसाने के लिए एसिड अटैक की झूठी कहानी गढ़ी। बेटी को घर से ही टॉयलेट क्लीनर लेकर बेटे के साथ भेजा। लड़की ने एक सुनसान जगह पर अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर छिड़क लिया और दावा किया कि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अकील ने जितेंद्र के साथ साथ ईशान
और अरमान को भी एसिड अटैक का आरोपी बताया, क्योंकि ईशान और अरमान के साथ भी पिछले 7 साल से अकील का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और कुछ साल पहले अकील के 2 ब्रदर इन लॉज ने ईशान और अरमान की मां शबनम के ऊपर एसिड फेंका था। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब पुलिस ने अकील को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पीड़ित महिला के 60 फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। उसमें जिनका नाम लिया उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, तो उसने ये कहा कि मैं वहाँ पे था ही नहीं। तो पहले तो हमें लगता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा, लेकिन 3 तरह से हमने उसको कोरोबरेट किया, टेक्निकल एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से, और जहाँ पे वो क्लेम कर रहा था कि मैं पेंटिंग कर रहा था वहाँ के गवाहों के बयानों से। तो तीनों तरह से हमें संतुष्टि होगी कि वाकई ये आदमी निर्दोष है, ये वहाँ पे था ही नहीं। तो हमने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई डिस्ट्रिक्ट की कि इसकी तह पे जाने के लिए कि पूरा षड्यंत्र क्या है। तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। उसमें ये समझ में आ रहा कि जो पीड़िता का बाप है अकील खान, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा, पीड़िता को आगे करके। क्यों रचा? क्योंकि जिस आदमी का नाम लिया उसकी पत्नी ने अकील खान के ऊपर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट की थी, जिसमें उसने ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया था। तो एक तरह तो उस पे निशाना लगाया इसने, और जो बाकी 2 लड़के थे वो इसके दूर के रिश्तेदार हैं अकील खान के। और 2018 से एक प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है मंगोलपुरी में। उस 2018 में इन लड़कों की जो मदर है, माँ, उस पे अकील के साला शमसुद्दीन और घर वालों ने एसिड फेंका था। वो मामला अन्वेषण के बाद अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। तो एक ही तीर से इन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की। अपने पिता को रेप केस से बचाने के लिए लड़की एसिड अटैक का ड्रामा करे, ये महापाप है। जिस पर एसिड अटैक होता है सबकी सिंपैथी उसके साथ होती है। इस मामले भी जैसी टीवी पर यह खबर आई कि एक लड़की पर तेजाब फेंका गया तो सबने एसिड फेंकने वाले को कोसा, पुलिस पर सवाल उठाए। लेकिन जब ये केस फर्जी निकला तो लड़की और उसके परिवार पर बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि उन्होंने एसिड अटैक जैसी सेंसिटिव बात का इस्तेमाल अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए किया। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने भावनाओं में बहकर काम नहीं किया। एसिड अटैक के आरोप की गहराई से जांच की और सबूतों के साथ प्रूव किया कि एक ड्रामा था। जरा सोचिए, अगर पुलिस ने जरा भी लापरवाही की होती तो 2 बेकसूर लड़के आज जेल में पड़े होते और किसी को उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होती। बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी अब डीप फेक और एआई का डर सताने लगा है। बाबा बागेश्वर ने कहा उन्हें बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर साजिश रची जा रही है। उनके डीप फेक वीडियो बनाने और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए 22 लोगों की टीम लगाई गई है। हालांकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनकी ज़िंदगी में छुपाने लायक कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें इस तरह के फर्जी वीडियोस की चिंता नहीं है। लेकिन वो अपने भक्तों को सावधान करना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई वीडियो आता है तो उस पर यकीन न करें। डीप फेक वीडियोज़ वाकई में बहुत खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ताकतवर नेताओं को नहीं छोड़ते। मैंने आपको पहले बताया था, मैं खुद डीप फेक वीडियो से खासा परेशान हूँ। लगभग हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो मुझे कोई दवाई बेचते हुए, कभी कोई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हुए दिखाता है। आज ही एक वीडियो एक दर्शक ने भेजा, मुझे आज की बात में सोने चांदी के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, हम हर ऐसे वीडियो को डिलीट करवाते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बंद करवाते हैं, लेकिन लोग अलग अलग नाम से बार बार डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं क्योंकि उनकी इससे कमाई होती है। मेरा आपसे कहना है कि किसी भी वीडियो पर तब तक विश्वास न करें जब तक वो हमारे ऑफिशियल चैनल से रिलीज़ ना किया गया हो। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो दिखाई दे जिसमें मेरे वीडियो और वॉइस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करें। 9350593505। आखिर में एक नज़र कल की कुछ बड़ी खबरों पर। कल अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बिहार में पब्लिक मीटिंग्स होंगी। राहुल गांधी कल बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ वो एक ज्वाइंट रैली करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी। पहली बार राष्ट्रपति मुर्मू राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरेंगे। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला।